अस्सलाम अलैकुम। मेरा देवर पिछवाड़े का बहुत शौकीन था। मेरा पिछोड़ा भी भारी था और वो रोज मेरे पिछवाड़े पर नजरें जमाए रखता था। मगर मैं भी ढीठ थी, बेपरवाह होकर अपने काम में लगी रहती। मगर एक दिन अचानक मुझे इमरजेंसी में अपने मायके जाना पड़ा। मैंने देवर से चलने को कहा तो कहने लगा, भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैंने पूछा, फिर कैसे चलेगा? वो बोला, भाभी पहले पिछोड़ा एक औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अगर ससुराल में सब देवर जेठ साथ मिलकर रहते हो। औरत के लिए देवर का रिश्ता हमेशा आग ही साबित होता है। और मेरा देवर तो सदा का बेशर्म था, उम्र में भी मुझसे 2 साल बड़ा था। मेरा शुमार उन औरतों में होता था जिन्हें शौहर लापरवाह मिल जाए और देवर पिछवाड़े का शौकीन। मैं इस सूरत-ए-हाल से बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरे शौहर और देवर की शादी एक ही दिन हुई थी। मैं कम उम्र खूबसूरत और सिडौल जिस्म की मालिक थी, जबकि मेरी देवरानी जिस्मानी तौर पर इंतहाई दुबली पुतली बिल्कुल सूखी कांटा थी। रुखसती के बाद जब हम दोनों दुल्हनों को सह में बिठाया गया तो देवर की बेताब नजरें अपनी बीवी की बजाय मुझ पर जिमी हुई थी। वो मुझे यूं घोर घोर कर देख रहा था जैसे मैं इसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हूं। मैंने जब नजरें देवर पर उठाईं तो नजरों के टकराव पर वो मुस्कुराने लगा। मैंने इसे घोर कर देखा कि शायद इसे अपनी इस हरकत पर कुछ शर्मिंदगी हो। आखिर में इसके बड़े भाई की बीवी थी और हमारे दरमियान शर्म हया का रिश्ता था, लेकिन वो बेशर्म देवर शायद बिल्कुल ठीक था। मजाल है कि इसकी नजरें मुझसे जरा भी हटी हो। मैं अभी इसी उलझन का शिकार थी कि वो बेशर्म इंसान मेरे बराबर रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं जरा सा पीछे हटी तो इसने मेरे कान के पास सरगोशी करते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या बताऊं, आपका रिश्ता तो मेरे साथ तय होना था, लेकिन मैंने ही कह दिया कि पहले बड़े भाई की शादी कर दो, जो दूसरी लड़की होगी इससे मैं कर लूंगा। लेकिन खुदा की किस्म भाभी, अब दिल की गहराइयों से पछता रहा हूं। काश मैं पहले आपके बारे में जान लेता। इसकी बात सुनकर मैं गुस्से से सुर्ख हो गई। अगर मैं दुल्हन बनी ना बैठी होती तो फौरन वहां से उठकर चली जाती। इसी दौरान मेरा शौहर देवर के पास आया और कहने लगा, तुम क्या मेरी बीवी के पास बैठकर गेसर पैसर कर रहे हो? उठो यहां से। अब वो उठकर खड़ा हो गया और बात हंसी में टालते हुए बोला, भाई देवर भाभी का रिश्ता ही अलग होता है, बिल्कुल सहेलियों जैसा, दुख सिख का हंसी मजाक और थोड़ी शरारतों का। मैं तो इसलिए मरासिम बढ़ा रहा था ताकि कल को भाभी को कोई तकलीफ ना हो। वो बात मजाक में डालकर वहां से चला गया। खैर शादी को 15 दिन भी ना गुजरे थे कि सास ने किचन हम दोनों देवरानी जुटे इनके हवाले कर दिया। लेकिन देवरानी सेहत की बहुत कमजोर थी, जरा सा काम करती तो हाँफने लगती थी। वो एक ऐसे गरीब घर की लड़की थी जहां शायद इसे पेट भर रोटी भी कम ही नसीब हुई थी, इसीलिए घर का ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता था। जब मैं सहन में झाड़ू लगाने लगती तो देवर वहीं चारपाई पर बैठा सुसर का हुक्का पीने लगता। फिर जब मैं इसकी चारपाई के पास झाड़ू देने पहुंचती तो वो ऐसा बेहुदा जुमला बोलता कि मेरा बसी के आंसू तैरने लगे। आखिर शौहर एकदम से बदल क्यों गया था, ये राज भी जल्द ही मुझ पर खिल गया। एक बार रात को जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो सहन से मुझे सरगोशियों की आवाजें आईं, क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की सहन में ही खुलती थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली तो दिख ये आपकी कहानी का मुकम्मल और तफसीली उर्दू तर्जुमा है, जिसमें तमाम वाकयात को बिल्कुल इसी तरतीब के साथ लिखा था। वो कह रहा था, भाई जिन औरतों का पिछोड़ा भारी हो वो मर्द को कुछ नहीं समझती। यही सोचती हैं कि ये मर्द तो सारी जिंदगी मेरे नीचे ही लग कर रहेगा और मेरी जी हुजूरी करेगा। तुम बड़े भाई हो तभी समझा रहा हूं कि अपनी बीवी पर लगाम डाल कर रखो, वरना कल को तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये बात सुनकर तो मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो गई। कैसा बेगैरत शख्स था वो, और मेरा शौहर भी बिल्कुल सामुबाकम गूंगा बहरा बनकर ये सब कुछ सुन रहा था। मेरा जी चाहा कि कमरे से बाहर निकलूं और उसका सर फाड़ दूं। वो होता कौन है मेरे पिछवाड़े पर नजर रखने वाला? मेरा खून ऐसा खोला कि अगले रोज मैंने देवरानी का लिहाज करना भी छोड़ दिया। मैंने इससे साफ कह दिया, बीबी तुम्हारी बिगड़ी सेहत मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सहन का काम आज के बाद तुम करोगी, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारा लिहाज, मजीद मुझसे ये अखलाकियात नहीं दिखाई जाती। देवरानी पहले तो मेरे इस बदले हुए रवैये पर हैरान हुई, लेकिन फिर वो बेचारी खामोशी से सहन साफ करने लगी और मैंने किचन का काम संभाल लिया। कुछ देर बाद जब देवर घर आया तो अपनी बीवी को काम करता देखकर उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई।
कुछ देर तो ना जाने दोनों धीमी आवाज में क्या बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक देवर अपनी बीवी पर चलाने लगा। इसने पास पड़ा पानी का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा और कहने लगा, मैं पिछवाड़े का शौकीन था और तुम इस मामले में बिल्कुल कुंगिल्ली हो। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजरेगी। मुझे क्या पता था कि मेरी मातूम जैसी मनहूस मेरे प्ले बांध देगी, जिसका पिछोड़ा किसी काम का ही नहीं। जैसी शक्ल मनहूस वैसा ही कुंगला तुम्हारा पिछोड़ा है। ये सुनकर बेचारी देवरानी रोने लगी और मेरा देवर इसे शदीद नफरत और हिकारत से देख रहा था। अकबर, मैं समझ गई कि वो अपनी बीवी के साथ भी बहुत बुरा रवैया रखता है। दूसरे दिन मैंने देवरानी से देवर के इस रवैये के बारे में पूछा तो वो रू रू कर बताने लगी कि जब से शादी हुई है ये मुझे यही लफ्ज़ बोलता है। बहुत ही बेहुदा शख्स है। देवरानी खुद इससे शदीद तंग थी। अभी ये मसला हल ना हुआ था कि एक और नया मामला पेश आ गया। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो वो बेहद खुश था। मैंने वजह पूछी तो जो कुछ इसने बताया इससे मेरा दिमाग चकरा कर रह गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, अब मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। अब वो कहने लगा, लोगों की बीवियां ये सुनकर खुश होती हैं और एक तुम हो के रोना धोना मचा रखा है। मैं दुबई जाकर 1 माह में लाखों कमाऊंगा तो तुम्हारी ही ख्वाहिशात पूरी होंगी। मुझे इसके बाहर जाने पर एतराज़ ना होता, लेकिन देवर की बदनीयती और बेहूदगी की वजह से मैं सख्त परेशान थी। इसकी बातें मुझे अंदर तक छेद देती थीं, लेकिन शौहर ने मेरी एक न मानी और 1 हफ्ते के अंदर ही वो दुबई चला गया। इसे ड्राइविंग आती थी, वहां जाते ही वो टैक्सी चलाने लगा। अगले माह इसने मेरी सास को जो खर्चा भेजा सो भेजा, मगर मुझे भी अलग से पैसे भेजे क्योंकि वो सारे पैसे देवर के अकाउंट में भेजता था। ये सब देखकर देवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब मैंने घर के कामों के लिए एक मुलाजमा रख ली थी, जिससे सहूलत तो देवरानी को भी हो गई थी, लेकिन देवर को ये बातें बुरी लगने लगी थीं क्योंकि अब घर पर मेरा रोब हो गया था और मेरी सास भी मुझे अहमियत देने लगी थी। हर बात का मशवरा मुझसे करती, नंदे आती तो उनके खाने पीने का खर्चा मैं आगे बढ़कर करती, इसीलिए सास मुझे अपनी आंखों का तारा बनाने लगी थी। देवरानी तो एक सीधी सादी औरत थी, लेकिन मेरे देवर ने वो काम भी छोड़ दिया जो वो करता था और महीने के 20,000 घर लेकर आता था। इसे अब मेरे शौहर की कमाई नजर आने लगी थी। मेरी सास हर वक्त अब देवर को निकम्मा और हद हराम कहने लगे तो देवर मुझे कहर भरी नजरों से देखता। पहली ईद आई तो मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत सारी ईदी भेजी। वो दूसरे गांव में रहते थे। मेरी ईदी देखकर तो गांव की औरतों की आंखें खिली की खिली रह गईं। कहती, तेरा मीका तो बहुत अच्छा है, तेरी सास के जूड़े भी आए हैं और मेरे लिए मेरी माँ सोने के कंगन भी लाई थी। देवर ये सब चीजें देखकर काफी हैरान और परेशान लग रहा था। वहीं मेरी देवरानी के मायके से जब इसकी माँ और भाई आए तो वो सिर्फ एक सूट, वो भी जवार बाजरे की फसल बीज कर लाए थे, और कुछ कांच की चूड़ियां लाए थे जो रास्ते में आते हुए गिरकर टूट चुकी थी। देवर तो अपने ससुराल वालों के आने की खबर सुनकर ही घर से गायब हो गया था, जबकि देवरानी ने खुश दिल्ली से अपने मायके से आए हुए सामान को कबूल कर लिया। मेरी सास भी अब छोटी बहू के मायके वालों की कोई खास आओ भगत नहीं करती थी। ये बात देवरानी ने भी महसूस की थी, इसीलिए वो मुझसे भी थोड़ा दूर रहने लगी थी। शायद वो सब मुझसे जलने लगे थे, जबकि हकीकत में मेरे दिल में किसी के लिए कोई खोट नहीं था। ईद के रोज़ मैंने अपने मायके का लाया हुआ कीमती ईदी वाला सूट पहन रखा था, जबकि मेरी देवरानी ने जब अपने मायके से आया हुआ सादा सूट पहना तो मेरा देवर इससे झगड़ने लगा और बोला, ये कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हो? ऐसा लगता है कोई भी कारण हमारे घर आ गई हो। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, जिसकी ना शक्ल अच्छी है और ना ही पिछोड़ा। इंसान का पिछोड़ा ऐसा होना चाहिए कि बंदा देखकर ही दिल बहला ले। देवर ये सब अपनी माँ के सामने कह रहा था, मगर सास ने इसे मना न किया। देवरानी बेचारी रोने लगी। इसी शाम देवर ने घर से जाने का मंसूबा बनाया। कहने लगा कि किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो मुझसे कहने लगा, भाभी, अपना जहेज का अटैची केस, VIP बैग दे दे। मेरी बीवी तो ऐसा कुछ लेकर ही नहीं आई। वो अटैची केस अलमारी के ऊपर रखा था। मैंने देवर से कहा कि जाकर खुद ही उतार लो, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देवर खुशी खुशी वो बैग लिए आया और ईद के अगले ही दिन घर से चला गया। उन्हीं दिनों मेरा शौहर भी दुबई से 1 माह की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। शौहर के आने पर मैं बेहद खुश थी। मैंने इसके लिए कई अक़साम के खाने बनाए और तमाम डिशेस इसकी पसंद की बनाई। मेरी सास अपने बेटे पर वारी सदके जा रही थी, जबकि देवरानी भी जब कीमती गिफ्ट्स देखे तो वो भी अपने शौहर के दुख भूलकर कुछ लम्हात के लिए खुश होने लगी।
रात को सब खाने की मेज पर इकट्ठे थे कि तभी देवर अपना सामान लिए घर में दाखिल हुआ। वो काफी खुश लग रहा था, कहने लगा, मुझे मुबारकबाद दे, मैंने अपना नया कारोबार शुरू करने का फैसला कर लिया है। देवर की बात सुनकर सब इसे देखने लगे। वो आकर अपने बड़े भाई से गिले मिला और कहने लगा, शुक्रिया भाई, खुदा अब जैसा भाई और भाभी हर एक देवर को दे। मैं तो हैरानी से देवर का चेहरा देख रही थी कि आखिर उसके कहने का मकसद क्या था। वहीं इसने अपने नए कारोबार के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। वो एक हफ्ते से घर से गायब था और जब वापस आया तो इस नए कारोबार की इत्तला दे रहा था। आखिर उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए थे कि वो अपना नया कारोबार शुरू करने लगा था। अभी सब इसी सोच और बातों में गुम थे कि अगली सुबह मुझे हमारे खानदानी वकील की कॉल आई। वो फोन पर काफी परेशान लग रहा था। मुझसे कहने लगा, बेटा, अपने अपने बाप दादा की विरासती जायदाद क्यों बेच डाली? आखिर कौन सी ऐसी मुश्किल आन पड़ी थी जो आपने ये कदम उठा लिया? आप मुझे बताती, मैं आपकी माली मदद कर देता। मैंने वकील की ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहने लगी, वकील साहब, मैंने तो कोई जमीन जायदाद नहीं बेची, अब किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वकील ने मुझे तमाम तर तफसीलात बताना शुरू कर दी। इसने जो हकीकत मुझे बताई वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं गुस्से से आग बगूला हो चुकी थी और आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकली और सह में चली आई जहां सब मौजूद थे, मेरी सास, शौहर, देवरानी और देवर। सभी इस वक्त सह में बैठे चाय पी रहे थे। जब उन्होंने मुझे गुस्से से भरा हुआ देखा तो देवर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है भाभी, क्यों सुर्ख उंगारा बनी बाहर आई है? मगर अगले ही पिल मैंने आगे बढ़कर देवर के मुंह पर एक सनसनाता हुआ जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे सह में सुनाई दी तो सास और शौहर हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मेरा शौहर गुस्से में आगे बढ़ा और उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? मगर मेरी सास ने फौरन मुदाखलत की और बोले, क्या बात है बहू, तुमने देवर को थप्पड़ क्यों मारा? मैं रो पड़ी और रोते हुए बोली, उम्मी जी, आपके इस लाडले बेटे ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे अपने मायके से जो विरासत में दुकानें मिली थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी, उनके कागजात शादी के रोज मेरे भाई ने बतौर तोहफा मुझे ही दे दिए थे और मैंने वो अपने इसी अटैची केस में रखे हुए थे। मगर आपके इस चूर बेटे ने धोखे से मेरे कमरे से वो कागजात उड़ाए और मेरी दुकानें बेच दे। आपका ये बेटा जो नया कारोबार शुरू करने जा रहा है वो मेरे ही पैसों से करने जा रहा है। जब सास ने ये सुना तो वो अपने छोटे बेटे